हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा हम लोग पहला चैप्टर शुरू किए हैं बेसिक मैथ। क्या शुरू किए हैं? बेसिक मैथ। और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर ग्राफ एंड स्लोप पढ़ रहे हैं। क्लियर बेटा? और उसमें लास्ट क्लास में हमने किसका बात किया? स्ट्रेट लाइन का स्लोप का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। वहां पर हमने बेटा कोऑर्डिनेट लिखना सीखा, कार्टेशियन फॉर्म देखा, पोलर फॉर्म देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा और स्लोप और इक्वेशन लिखना सीखा। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने क्या किया बेटा लास्ट क्लास में कवर किया। आई होप आपको स्ट्रेट लाइन समझ आता है। ठीक है ना? पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से कब पास होता है, और उस पर बहुत सारे हम एग्जाम्पल भी किए थे। इस लेक्चर में बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले ये सारी चीजें, स्लोप ऑफ कर्व से लेकर ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। छोटे छोटे एप्लीकेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग प्यार से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, आज के लेक्चर में कंपेयरिंग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप कंपेयर नहीं किया था, आज हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है ना बेटा, उसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्लीज सब लोग बेटा बोर्ड पे देखना, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था उसी पर आते हैं। एग्जांपल सही है कि मान लो ये वाई एक्सिस है, सॉरी चलो एक्स एक्सिस मान लो इसको। अच्छा, वाई भी मानते तो गलत नहीं होता, पता है क्या तुम लोगों को? वाई एक्सिस है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से मेरा बात सुनिए कि अगर एक लाइन ये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का स्लोप ए का, बी का या सी का, तो स्ट्रेट लाइन का हर जगह का स्लोप क्या होता है? सेम। मतलब स्लोप ऑफ ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी। और इसका स्लोप कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। तो पहली बात, स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी आपसे अगर स्लोप पूछा जाए, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? आपका हमेशा बराबर। ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन 1 है, सही है। एक और हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया 2, ऐसा कुछ यहीं से पास करा देता हूं, सही है। ये स्ट्रेट लाइन 2 है, सही है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, किसका स्लोप ज्यादा होगा? ठीक, तो हम देखेंगे कि एंगल कौन ज्यादा बना रहा है। तो ये एंगल अगर θ1 बना रहा है तो ये एंगल कितना बनाएगा बेटा? बताओ बताओ, θ2। और हमने क्या देखा कि यहां पर θ2 किससे ज्यादा है? θ1 से। इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ लाइन 2 विल बी मोर देन स्लोप ऑफ लाइन 1। सही बच्चों? ठीक है, जो जितना वर्टिकल होगा उतना उसका ज्यादा क्या होगा बेटा? स्लोप। अच्छा, अगर स्लोप का रेशियो पूछ देता तो स्लोप ऑफ 1 कितना था बेटा? tan θ1। और स्लोप ऑफ 2 कितना था बच्चों? स्लोप ऑफ 2 जो आता है सेकंड लाइन का, वो tan θ/2। और इसका रेशियो पूछे तो ले लेते रेशियो। क्लियर है क्या? तो पहला कॉन्सेप्ट, दो लाइन दिया तो दोनों का स्लोप अलग है, किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है ये भी हम बता सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बेटा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कभी कभी, जैसे आपको मैं बताता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ स्लोप क्या है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ स्लोप बहुत सारा है, ठीक है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम, या ऐसे बोलो xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। सही है, ये हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ लिए। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब समझते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये xt ग्राफ है, सही है, और ये दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, और टाइम में से निगेटिव नहीं होगा तो यहां तक नहीं ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसा, ठीक। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? तो ये xt ग्राफ है, तो चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेलोसिटी होता है। तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे वेलोसिटी जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वो dx/dt। सॉरी, ऐसे v इक्वल टू क्या होगा? स्लोप ऑफ xt कर्व। सही बच्चों? तो यहां से हमें पता चला कि स्लोप कितना के बराबर आएगा? tan 60। मतलब वेलोसिटी कितनी है? √3 मीटर पर सेकेंड। खत्म। बात समझ में आ गया बेटा? क्या हो गया? खत्म। अच्छा,
कभी कभी एक ऐसा सवाल पूछा जाता है, सुनना बच्चों प्लीज ध्यान से, सब लोग इधर देखो, ठीक है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसमें क्या पूछा था, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी। अगर ये पूछ दे कि ठीक है ना, फाइंड द बेटा सब लोग ध्यान देना, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और आपको ये ग्राफ दे रखा है xt ऐसा, ठीक है बेटा ऐसा, ये a का वेरिएशन है और ये b का वेरिएशन है। एंगल के नाम पे ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, सही है। तो बेटा एक्चुअली में ये ग्राफ कौन सा है, xt ग्राफ है, ठीक है। ये सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है प्लीज। तो xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो यहां 2 लाइन है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, स्लोप ऑफ ए, और स्लोप ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चों, 1030, सही है। अच्छा दूसरा, वेलोसिटी ऑफ बी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ बी। यहां पर एक बच्चा क्या गलती करता है कि वो लिख देता है 1030, जबकि एक्चुअल में क्या होगा बेटा 1060। जब बी का हम स्लोप लिखेंगे तो ये पूरा एंगल लेंगे, समझ में आया? और ये पूरा एंगल कितना है 60, तो इसकी स्पीड क्या होगी बेटा 1060। चूंकि हमसे रेशियो पूछा है कि भी ए बाई बी भी बताइए, तो बताइए 1030 1/√3 और 1060 √3, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। कब, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथ पढ़ाते पढ़ाते आपको फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है ये भी हम समझा रहे हैं, तो प्लीज अच्छे से चीजों को क्या करें, समझे, ठीक। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता था बच्चों, कांस्टेंट होता था। अब हम पढ़ने वाले स्लोप ऑफ कर्व। प्लीज पहला लाइन तो यही समझिए कि स्लोप ऑफ कर्व जब हम पढ़ रहे हैं तो स्लोप ऑफ कर्व जो होता है नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, सही है। स्लोप क्या होता है बेटा, इसका कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक। मतलब अगर कोई कर्व है तो उसके हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होगा, अलग अलग, स्टीपिंग क्या होगी अलग अलग। अरे यार तुम बात समझ ही नहीं रहे हो, हर पॉइंट का स्लोप क्या होगा अलग अलग। तो क्या मैं स्लोप ऑफ कर्व निकाल सकता हूं, नहीं, हम स्लोप ऑफ कर्व नहीं निकाल सकते। स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट निकाल सकते हैं, सही है। बात को समझे बेटा, हम स्लोप ऑफ कर्व नहीं निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी निकालेंगे स्लोप एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक, कि हम स्लोप ऑफ कर्व नहीं निकाल सकते, हम स्लोप ऑफ कर्व नहीं निकाल सकते। हम निकाल सकते स्लोप एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, और वो किसके बराबर होता है बेटा, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी कर्व पे, समझना, लेट अस अज्यूम कि आपका ये बेटा वाई एक्स का एक कर्व दिया हुआ है इस टाइप का, तो हर एक पॉइंट का इसका क्या है बेटा, स्लोप अलग है। किसी ने बोला कि यहां का स्लोप निकालिए, इस पॉइंट का ए का, किसी ने बोला कि आप बी का भी निकाल दीजिए, किसी ने बोला कि आप सी का स्लोप निकालिए और डी का स्लोप निकालिए। तो अगर हमें ए पे स्लोप निकालना है, प्लीज बी केयरफुल, तो ए पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। बताओ ये टेंजेंट क्या पॉजिटिव की तरफ झुका हुआ है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप एट ए जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि हर जगह स्लोप क्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा, ठीक ना। अगर कोई बी पे पूछे तो बी पे टेंजेंट खींचेंगे, तो बी पे जब टेंजेंट खींचे तो क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, तो स्लोप एट बी क्या है बच्चों 0, सही है।
अगर हमसे पूछे कि कोई स्लोप एट सी बताइए सर, तो हम जब सी पे टेंजेंट खींचेंगे इसको टच करते हुए, तो ये निगेटिव एक्सिस की तरफ झुका है कि नहीं? तो स्लोप एट सी जो आएगा बच्चों क्या आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। कितना आएगा वो बाद में सीखेंगे, ठीक है ना, पहले तो यही समझ आना चाहिए कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। और कोई पूछे स्लोप एट डी बता दीजिए, तो स्लोप एट डी क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्लोप एट डी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ ना, तो बोलो समझ आया बेटा। तो कर्व का हर एक पॉइंट का स्लोप बता सकते हैं, पूरा कर्व का नहीं बता सकते। क्लियर बच्चों? तो कर्व का स्लोप निकालने का मतलब क्या है कि किसी भी आप कहां निकालोगे, ए पॉइंट, पॉइंट पे निकालोगे, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हुआ, जैसे ऐसा कर्व आ जाए, समझिएगा y वर्सेस x का कोई ऐसा कर्व आ जाए, ऐसा, ठीक है ना, ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना बेटा, अगर ध्यान से, तो यहां पर इसका स्लोप क्या है, यहां पर इसका स्लोप 0 है सर, ठीक। इसके बाद यहां पर स्लोप, तो टेंजेंट खींचना था, सही है। इस पॉइंट पे अगर मैं ए पे बोलूं, इसको ए बोल दूं, तो ए पे क्या है 0, बी पे स्लोप तो पॉजिटिव है सर, प्लीज 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 समझना, बी पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। जब हम गए सी पर, एक सी पॉइंट यहां लेंगे, जब यहां स्लोप खींचेंगे तो ये, और स्लोप ऑफ सी भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन बताओ ये लाइन ऐसे पड़ रही है कि नहीं, तो जितना ज्यादा एंगल बनाएगी, पहला एंगल 0 डिग्री, फिर कुछ एंगल, फिर और एंगल बढ़ते जा रहा है, मतलब इस केस में इसका एंगल बढ़ते जा रहा है, मतलब स्लोप भी क्या होते जा रहा होगा, बढ़ते जा रहा होगा, ठीक, पॉजिटिव में, सही है। तो हम स्लोप कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस पॉइंट का ज्यादा है और किस पॉइंट का कम है, सही बच्चों। तो इसको हम लोग समझते हैं इस सवाल से, ठीक है ना। एग्जाम्पल प्लीज सब लोग ध्यान देगा, बहुत काम आता है, बहुत इसका, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक्सटी कर्व एक ड्रॉ किया, ऐसा आया, सही है। एक और एक्सटी कर्व ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए, दो केस लेते हैं इस बार, ठीक है, समझना। सबको पता है कि एक्सटी कर्व का स्लोप, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देता है बेटा, वेलोसिटी देता है। तो टेक्निकली वेलोसिटी की बात होने वाली है, ठीक है। हम अगर बात करें यहां पॉइंट का, इसको मैं बोलूं ए, इसको बोलूं बी, इसको बोलूं सी, सही है बेटा, और इसको बोलूं डी। तो अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ ए का, तो 0 है, स्लोप ऑफ बी पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ सी पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ डी पॉजिटिव है, ठीक। बिना हम टेंजेंट ड्रॉ किए बता दिए कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहां की लाइन ऐसे आएगी, यहां की ऐसे आएगी, यहां की ऐसे आएगी और यहां की ऐसे आएगी, सही है। स्लोप बढ़ रहा है, मतलब इन दिस केस अगर मैं बोलूं तो स्लोप ऑफ डी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, और सबसे कम स्लोप कहां है, ए पे, सही है। मतलब इस केस में मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग। अरे हाँ तो बोलो, मतलब ये कर्व का स्लोप तो बता ही सकते हैं कहां ज्यादा कहां कम, बट जब इसमें आएंगे तो यहां कितना स्लोप है, यहां जब टेंजेंट आप खींचोगे तो करीब करीब इंफिनिटी। जब आगे बढ़ोगे आप, मान लो कि ए था, बी पे गए, तो बी पे स्लोप कैसा है, निगेटिव, ठीक। सी पे स्लोप कैसा है, निगेटिव। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। कंफ्यूजन ये होता है कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो टेक्निकली एंगल तो घट रहा है, बट ये निगेटिव में घट रहा है। अगर मान लो कि मैं बोलूं कि बी का स्लोप -3 था, तो डेफिनेटली सी का स्लोप क्या होगा, -2। तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम जब भी बात करेंगे बेटा मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, समझ में, किसका बात करेंगे, मैग्नीट्यूड का। तो इसका मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है, ठीक, क्योंकि फाइनली इंफिनिटी से शुरू होकर कहां हो जाएगा स्लोप, 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज क्या बेटा, डिक्रीजिंग।
क्लियर है? तो मैं इससे देख के बता सकते हैं। क्लियर है क्या बेटा? ऐसे ही एक और अगर एग्जांपल लें, तीसरा बेटा, सब लोग इधर ध्यान देगा। ऐसा कोई कर्व है वाई एक्स, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है। अब आपको बताना है कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो पहले स्लोप थोड़ा और मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इस टाइप का बना लेता हूं, ठीक, इसका। तो बेटा बताओ स्लोप जीरो कहां है? तो स्लोप तो जीरो यहां होगा, ठीक, इसको मैं बोल देता हूं बी। तो स्लोप एट बी तो जीरो है, सही है। इससे पहले बी से पहले स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अरे बी से पहले कहीं भी स्लोप निकालो क्या आएगा? पॉजिटिव। और बी के बाद स्लोप क्या है? कहीं भी निकालो निगेटिव, सही है। अरे स्लोप देख रहे हो क्या? तो इसमें पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर हुआ जीरो और फिर हुआ निगेटिव। तो क्या स्लोप डायरेक्टली, स्लोप यहां क्या हो रहा है? स्लोप क्या हो रहा है बेटा? स्लोप यहां डिक्रीज कर रहा है, सही है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले कि कोई पॉजिटिव से जीरो और निगेटिव हो रहा है तो स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज। बट अगर इस सवाल में पूछ दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या कर रहा है, तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है, देन इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम अब कर्व का क्या देख सकते हैं बेटा? स्लोप देख सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल कर सकते हैं, ठीक, ऐसा, कमेंट ऑन स्लोप ऑफ ईच पॉइंट। बहुत काम का चीज है, ठीक है ना, वर्क एनर्जी पावर में बहुत यूज होता है इसका। तो ऐसे किसी ने कर्व खींच दिया, लो इस टाइप का, सही है, और दो चार पॉइंट ले लिया, ए बी सी डी ई एफ। चलिए बताइए ए पे स्लोप कैसा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी आंसर दो। अरे दोगे आंसर? जल्दी जल्दी दो। ए पे स्लोप पूछा है तो टेंजेंट खींचेंगे, तो सर ए पे स्लोप पॉजिटिव, बी पे स्लोप जल्दी बोलो बच्चा जीरो, सी पे स्लोप, अरे बोलो, सी पे स्लोप निगेटिव, क्लियर बेटा, डी पे स्लोप जीरो, ई पे स्लोप पॉजिटिव। सिर्फ टेंजेंट खींच रहे हैं, मन में ही खींच देते हैं, ऐसा तो पॉजिटिव, ऐसा तो निगेटिव। अरे आना तो बोलो। ऐसे ही एफ पे स्लोप जीरो। तो ऐसा सवाल देख के पूछ सकता था कि अगर ये एक्सटी ग्राफ होता तो कहां कहां वेलोसिटी पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव ए पे होगी और ई पे होगी। कहां कहां निगेटिव है? तो सी पे होगी। और कहां जीरो है? तो बी एंड एफ पे होगी। आई होप आपको कर्व का भी स्लोप देखने आ गया। क्लियर है बच्चों? तो कर्व का स्लोप देखने आ गया। नेक्स्ट बेटा हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं पैराबोला का। किसका? पैराबोला का। अरे हाँ ना तो बोलो किसका पढ़ने वाले हैं? पैराबोला का। पैराबोला बेटा ग्राफ किसका होता है? हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, मतलब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? आपको बताते जा रहे हैं मैक्सिमम पावर 1, तो क्या था? स्ट्रेट लाइन, तो मैक्सिमम पावर 2, तो क्या बनेगा? पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डन। जहां पर a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो कैसे पता करेंगे कि पैराबोला ही बनेगा? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनो, मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है ना। क्या एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बोलो बोलो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये सब किसके इक्वेशन है? पैराबोला का। लेकिन मैं बोला हूं कि y नहीं है, x और x नहीं है, जो एक्सिस पे होगा उसको बोलेंगे। और एग्जांपल जैसे s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, सही बेटा। यहां अगर a कांस्टेंट है तो ये क्या बनेगा? पैराबोला, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों वेरिएबल है कि नहीं है? एक का पावर 1 एक का पावर 2। अरे बात समझ में आया बेटा? एक का पावर 1 और एक का पावर 2, तो ये सारे पैराबोला है, ठीक। ऐसे ही हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इसका ग्राफ पैराबोला, ठीक है बेटा, समझते जाना, ठीक है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ एम बी स्क्वायर, तो के प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो के बी का ग्राफ पैराबोला, सही है। तो अगर एक का पावर 2 है और एक का पावर 1 है तो उनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? पैराबोला, सही है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है पैराबोला।
अरे हाँ ना तो बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला। बहुत बढ़िया सर। तो ग्राफ खींचने के स्टेप्स हैं, ठीक है ना बेटा। प्लीज आपको जो मैं तरीका सिखा रहा हूं प्लीज ध्यान देना, ठीक है ना। ग्राफ खींचने के क्या है बेटा? स्टेप्स हैं, ठीक। और अभी मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जो सच में आपका दिमाग को ओपन करेगा और ये मिसकंसेप्शन दूर करेगा कि वाई और एक्स ही देखना होता है। कोई भी वेरिएबल के बीच हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। वाई वो है जो वाई एक्सिस पे होगा और एक्स वो है जो एक्स एक्सिस पे होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा, बट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेप 1 क्या है पैराबोला का खींचने का? कि सबसे पहले ए को देखो, सबसे पहले किसको देखो? ए को। अगर ए पॉजिटिव होगा, ठीक, तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड। पैराबोला क्या बनेगा बेटा? अपवर्ड पैराबोला, ऐसा। सही है। और स्टेप 1 में अगर ए निगेटिव हुआ तो आपका पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड। सोचो बेटा कितना सही चीज है कि हम सिर्फ इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड। पहला चीज क्लियर हुआ सबको? नाउ ठीक, स्टेप 2, ठीक, स्टेप 2 में हम सी निकालेंगे, ठीक। सी मतलब ये कांस्टेंट। अगर सी 0 हुआ, ठीक है बेटा, तो सी जब भी 0 होगा कोई भी कर्व का, तो पासेस थ्रू, बोलो बच्चों, ओरिजिन। ओरिजिन से पास करेगा, सही है। ओरिजिन से पास करने का मतलब कि जो भी पैराबोला होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, उसको यहीं से पास करना होगा, ऐसे। समझ आया? ओरिजिन से पास करेगा अगर सी 0 हुआ, ठीक। अगर तो ऐसे समझो कि अगर सी 0 हुआ तो पैराबोला हमेशा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, कैसा भी हो, पास कहां से करना पड़ेगा? ओरिजिन से, ठीक। सी अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है वो बच्चों, पॉजिटिव हुआ, तो पैराबोला जो भी बनेगा, ये पैराबोला ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव पे कट करेगा, मतलब इधर कहीं कट करेगा। कैसा भी पैराबोला हो कटेगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा? ऊपर। और सी अगर निगेटिव हुआ तो आपको पता है पैराबोला कहां कट करेगा? नीचे, इधर। समझ आया? तो अगर सी निगेटिव हुआ तो नीचे, सी पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, और सी 0 हुआ तो ओरिजिन पे। पहला चीज तो हम पहला ए देखेंगे, दूसरा सी देखेंगे। ए और सी से अपना ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। क्लियर बेटा? और कट कहां करेगा ये पता चल जाएगा। तो 2 स्टेप ये हुआ। क्लियर है? थोड़ा मैं इसको और क्या करता हूं, सही तरीके से बताता हूं, ठीक है ना। स्टेप 2, स्टेप 2 सही है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या निकालो बेटा? उसका वर्टेक्स। अब सर वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये जो पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इवन रूट भी निकाल के आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो। तो वर्टेक्स जो होता है -b/2a, -d/4, ठीक। ये 3 स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप ए देखेंगे, दूसरा स्टेप सी देखेंगे, और तीसरा स्टेप वर्टेक्स निकालेंगे। उसके बाद हम आराम से पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इक्वेशन में एबीसी का नेचर देख के, वैल्यू देख के हम बता सकते हैं ग्राफ कैसा होगा, ठीक। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिया जाए, ठीक है बच्चों, एग्जांपल लिया जाए। y = x², ठीक है बेटा, y = x² 2x - 3। क्या ये एग्री कर रहे हो कि सब लोग इक्वेशन ऑफ क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो x² की कोफिशिएंट कितनी है? 1। तो a की वैल्यू बच्चों कितना है? रूट भी सिखाया निकालना। b की वैल्यू निकालोगे तो 2, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3। तो a यहां पर हमें क्या दिखा कि पॉजिटिव है, तो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड। क्लियर बेटा? दूसरा c हमें क्या दिखा? निगेटिव। तो ये कट किधर करेगा? -y एक्सिस का। तो मैं एक रफली ग्राफ इतना से ड्रॉ कर सकता हूं कि अगर ये x है और ये क्या है बेटा? y, तो डेफिनेटली ये ग्राफ कैसा आने वाला है? निगेटिव एक्सिस को कट करेगा और डाउनवर्ड आएगा। क्लियर है? तो डाउनवर्ड आएगा तो या तो ऐसा या तो ऐसा, मतलब नीचे ही कट करेगा, तो ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। सॉरी ए पॉजिटिव था, सॉरी बेटा, ए पॉजिटिव था, तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा
या तो ऐसा बनेगा, कट इधर करेगा और या दोनों अपोड ही बनेगा, तो ऐसा बनेगा। तो रफली हमें आइडिया हो गया कि ग्राफ कैसा बनेगा। एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे कैसा बनेगा, ठीक। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकाले, ये निकाले, उसके बाद हम निकालेंगे वर्टेक्स। क्या निकालेंगे, वर्टेक्स। सही है बच्चों। तो ये होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2/2 क्योंकि a 1 है, कॉमा डी कितना होगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 + 12 16। सही बेटा, तो ये आएगा -16/4 × 1। सही है। तो यहां से आप देखोगे तो वर्टेक्स आ गया -1, -4, -1, -4, मतलब इसका अपवर्ड होने वाला है। और -1, -4 किस कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। मतलब ये चालू होने वाला है यहां से, ठीक, और कट कहां करने वाला है 0, -3 को। सही है बेटा। अब ये ग्राफ अपवर्ड बनेगा, ऐसा ऐसा, खत्म। समझ आया। एक और मैं अच्छा चीज बता सकता हूं कि अगर इसका रूट हम निकालते, ठीक है ना, तो डी कितना है 16, तो अगर रूट निकालते तो x1 x2 क्या आता, -2 ± √16/2। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक आएगा 4 आएगा, तो एक आएगा -3 और एक आपका आ जाएगा बेटा आपका +1। ठीक, तो एक कट कहां कर रहा है -3, 0 पे, ये रूट है, देखो y0 है, और एक 1, 0 पे। तो ये एग्जैक्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं रूट निकाल के कि कहां x एक्सिस को कट करेगा और कहां y एक्सिस को कट करेगा। तो इसमें x इंटरसेप्ट 2 आएगा, और x इंटरसेप्ट को एक्चुअली में बेटा हम लोग रूट बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, ए बी सी देख के। क्लियर बेटा। एक और आप सवाल करो, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। मान लो कि आपके पास है y = -x² + 2x + 3। इसका किसी ने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या बनने वाला है, पैराबोला। क्या बनने वाला बेटा, पैराबोला। समझ में क्या बनने वाला, पैराबोला। यहाँ पर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे, b² - 4ac। तो ये आ गया 4 - 4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 3, ये 16। सही है। तो हमें एक यहां से देख के समझ में कि a निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। सही है बेटा। और c पॉजिटिव है मतलब +y को कट करेगा। सही है। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे बच्चों, वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला -b/2a, -d/4 है। ध्यान से रखो, b के वैल्यू रखोगे तो कितना 2 अच्छा a -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा 2/2 1, 4। क्लियर है बेटा। वैल्यू पुट करके देखो यही आएगा, वर्टेक्स आ गया। मतलब हमें क्या समझ आया कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, से बच्चों जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो हमें पता है कि इसका वर्टेक्स 1, 4 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा इधर कहीं। तो यहां से ये तो शुरू हो गई, ये क्लियर है। सही है। और कट कहां करेगा, कट करेगा यहां कहां +3 को इधर कहीं। सही है। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस कि यहां से शुरू होकर कट करेगा लेकिन डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये निगेटिव है। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ये देख के। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुना, हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी का भी ग्राफ। ठीक है। तो नाउ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे केस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नोट करके बताता हूं। एक नोट बेटा समझना, ये समझ में आ गया तो समझो फिजिक्स का ग्राफ खत्म। अगर y = x + bx + c टाइप का ग्राफ है, ठीक है, ऐसा है, और इसमें पहला केस बन गया कि लेट अस अज्यूम c 0 है। c क्या है बेटा, 0। तो पास तो कहां से करने वाला है, ओरिजिन से। ठीक। और केस ले लो कि a भी c 0 है, तो हमेशा पास कहां से करेगा, ओरिजिन से। क्लियर बेटा। ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुके हैं, ये तो सबको पता है। अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, पास कहां से करना है, ओरिजिन से। सही है बच्चों। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि अगर हम बोल दें, मतलब ये इक्वेशन c0 होगा तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, y = x² + bx। ये ग्राफ हमेशा कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। क्लियर बच्चों, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक। दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा केस बी।
अगर b जीरो हो जाए, b जीरो होने के बाद इक्वेशन कैसा दिखेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी पैराबोला ही है। जब b जीरो हो जाए तो वर्टेक्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई टू है, मतलब x कोऑर्डिनेट किसको आएगा बेटा, जीरो आएगा। मतलब अगर b जीरो हुआ, प्लीज b जीरो हुआ तो वर्टेक्स, बहुत बड़ा लाइन, बच्चों को समझ नहीं आता है, वर्टेक्स विल बी ऑन y एक्सिस। मजा ही आ गया। जिस बच्चे को यह बात क्लिक कर गया होगा उसको कभी भी पैराबोला में दिक्कत नहीं होगा। अगर b जीरो हो जाए तो b जीरो होने का मतलब वर्टेक्स कहां से शुरू होगा, जीरो कॉमा समथिंग से। तो जीरो कॉमा समथिंग से अगर शुरू होगा मतलब हमेशा इस केस में कितना लोग को समझ में आ गया ये बात। प्लीज बच्चों पूरा डिटेल में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, कि ये पैराबोला जब भी आएगा उसका वर्टेक्स यही शुरू होगा, यहां यहां यहां, मतलब या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अगर डाउनवर्ड होगा तो भी या तो ऐसे डाउनवर्ड होगा या तो ऐसे डाउनवर्ड होगा या तो ऐसे डाउनवर्ड होगा। मतलब b जीरो तो वर्टेक्स ऑन y एक्सिस, शानदार चीज। b जीरो तो वर्टेक्स इन y एक्सिस, सही आया। अब इसका बढ़िया मजेदार चीज क्या है कि अगर b जीरो है, समझना बेटा, b जीरो है और c पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ, अपवर्ड वाला केस ले रहे हैं, डाउनवर्ड वाला ऐसा, मतलब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस सी पॉजिटिव वाला। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर c भी जीरो हो जाए और b भी जीरो हो जाए, ठीक, चलो मैं उस पर बाद में आता हूं, कि c भी जीरो हो जाए और b भी जीरो हो जाए। तीसरा पॉइंट, c भी जीरो एंड b भी जीरो, इस केस में वर्टेक्स हमेशा जो लाई करेगा वो करेगा ओरिजिन पे। मतलब इसका एग्जांपल इस टाइप पे इक्वेशन आ जाए, और यार देखना के एक्स स्क्वायर, मतलब के एक्स छोड़ो, ए एक्स स्क्वायर, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना b है और ना ही, अरे इस क्वाड्रेटिक में ना ही b है और ना ही c है, मतलब पैराबोला स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब खाली a का वैल्यू देखेंगे, या तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा या तो ये अपवर्ड हो जाएगा, लेकिन वर्टेक्स कहां होगा, ओरिजिन पे। ठीक, ये चीजें अगर समझ में आ गई तो बेटा हम कोई भी ग्राफ बता देंगे। हम ए बी सी देखेंगे, ए से डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, और देखेंगे सी जीरो है कि बी जीरो है, उसके बाद डिसाइड करेंगे ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस। अरे यार, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाले बच्चों, समझना कि अगर इक्वेशन ऐसा है, वर्टेक्स यहां पर है, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर इक्वेशन ऐसा है, मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पे, मतलब बी और सी दोनों जीरो है, मतलब इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहीं पर बात समझो कि ऐसा ग्राफ है, सॉरी ऐसा ग्राफ है, मतलब इसका वर्टेक्स यहां पर है, मतलब इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर b और c जीरो नहीं है तो हमेशा ग्राफ इधर उधर इधर उधर होंगे, सही है। और सबसे अच्छी बात है कि फिजिक्स में या तो b या तो c जीरो होता है, तो मेनली हमारे लिए यही चीज है, सही है। तो यहां से बेटा हम एक कंक्लूजन पे निकले कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बोलो तो इसका ग्राफ कैसा, बोलो इसका ग्राफ कैसा, बोलो बोलो बोलो, अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, सही है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इन दोनों केस में b और c क्या है बेटा, जीरो, सही है। b और c क्या है, जीरो। अरे हाँ ना, तो बोलो, तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b और c जीरो है तो हमेशा वर्टेक्स कहां होगा, ओरिजिन पे। चूंकि यहां a की वैल्यू 1 थी और यहां की a की वैल्यू -1 थी, डेट्स वाई ये जो हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, आपका डाउनवर्ड पैराबोला, सही है। पहला बात तो समझ में आना चाहिए कि पैराबोला ग्राफ होता है किसका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक। अभी एक ऐसा चीज बताऊंगा आपको कि आपका एकदम ही दिमाग हिल जाएगा, तो प्लीज इधर आइए और समझिए इधर से, ठीक है ना। एक मैं बोलता हूं, इफ y इक्वल टू
2x², देन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, पहला पार्ट बिटवीन, ड्रॉ द ग्राफ। बेटा प्लीज ये सवाल मेरे इस लेक्चर का सबसे अच्छा सवाल है, बिटवीन y वर्सेस x। ठीक, दूसरा, पहला तो y वर्सेस x, ठीक है बेटा। दूसरा, प्लीज प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, y वर्सेस x²। सही है, बताओ ग्राफ क्या बनेगा। ठीक, तो इसमें बेटा किसके बीच पूछा है, प्लीज बहुत ही अच्छा सवाल है, y वर्सेस x। अब y वर्सेस x मतलब y और x में रिलेशन क्या है कि y प्रोपोर्शनल टू क्या है, x²। तो ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, कैसा, अपवर्ड। मजा आ गया सर, सही है। बट यहां पर सेकेंड केस में ग्राफ पूछा है y वर्सेस x²। मतलब समझना इस बात को कि इस बार y एक्सिस पे तो y है, लेकिन x एक्सिस पे कौन है, x²। सही है, मतलब यहां पर रिलेशन y और x² में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का। समझ आया। तो इस केस में एक्चुअल में ये वाला x ही है अपने लिए, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका ग्राफ जो आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा। सर ये क्या कर दिया आपने, इसका पैराबोला, इसका स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पर जो x एक्सिस पे रखे हैं ये क्वांटिटी x² इटसेल्फ है, तो मतलब ये x है, x² नहीं है, x एक्सिस पे जो रखा गया वो x है। यही चीज मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर इस एग्जांपल को और बेहतरीन बनाना होता तो कुछ इस तरह का लेते। ठीक, कि भैया आप बचपन से पढ़े हुए हो, ठीक, फिजिक्स में आते हैं, देखना देखना मजा आ जाएगा। फिजिक्स में आते हैं, इफ किसी ने बोला कि P इक्वल टू, या ऐसे करते हैं, देखो हमें पता है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, पहला, ठीक है, K वर्सेस V। पहला बेटा K वर्सेस V। ठीक, तो K वर्सेस V में अगर y एक्सिस पे क्या रहने वाला है, K, और x एक्सिस पे V, मतलब K हमारे लिए y है और V हमारे लिए x है। अब इस इक्वेशन में K को y डालो तो क्या आ गया, y इक्वल टू 1/2 mx², मतलब y प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, x²। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला, वो भी कैसा, अपवर्ड। इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा तो ऐसा हो गया, v बढ़ाएंगे तो ऐसा आएगा। बट इसी सवाल में अगर पूछा रहता है K वर्सेस V², समझना बेटा ये चीजें बच्चों को नहीं समझ आता है। K वर्सेस V² पूछा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कि y एक्सिस पे कौन है, K है, और x एक्सिस पे कौन है, V² है। मतलब हमारे लिए V² क्या है बच्चों, x है, और K हमारे लिए क्या है, y है। तो अगर उसमें हम पुट करें, इस फॉर्मूले में, रिलेशन में अगर हम पुट करें तो K की वैल्यू क्या आएगी, y हाफ m, और V² की जगह क्या आएगा, x। तो y प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x। तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। समझ आया क्या, इसीलिए मैं पहले क्लास से बोल रहा हूं कि जो y पे रखा है वो y नहीं है, और जो x पे रखा है वो x नहीं है। y पे जो रखा है वो पूरा क्वांटिटी को हम क्या लेते हैं, y। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर बच्चों। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि ठीक है पैराबोला पता चल गया, लेकिन किसके वर्सेस किसका है ये भी समझना है। ये तो बच्चा क्या बोले, K वर्सेस V का तो पैराबोला होगा, लेकिन K वर्सेस V² का स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, ये मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को। ठीक, इसीलिए क्योंकि y और x वाला रिलेशन रट के जिंदगी भर हैप्पी रहते हैं। समझ आया क्या बच्चों, बढ़िया। तो पैराबोला निपटा लिए, कुछ सवाल, ठीक है ना, फिजिक्स में यूज होना है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ x²। तो ग्राफ किसके बीच पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें y एक्सिस पे किसको रखना है, पोटेंशियल एनर्जी को, और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। हमने, हमारे लिए y है और x तो x ही है, तो यहां से हमें पता चला कि पैराबोला बनेगा, वो भी अपवर्ड, दोनों तरफ, खत्म। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, u प्रोपोर्शनल टू x², मतलब ये x² के प्रोपोर्शनल है, पैराबोला, खत्म। फिजिक्स में ऐसे ही हो जाएगा, और पट से हम ड्रॉ कर देंगे। सही है क्या। नाउ ये सवाल है, देखो बच्चों ये सवाल है
h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन अब देखना ग्राफ किसके पीछे, हाइट वर्सेस टाइम, मतलब हम इस बार एक्स एक्सिस पे टाइम रखेंगे और इस पे हाइट y, सही है कि नहीं, मतलब h इज y और t इज x। अगर इस इक्वेशन में पूछ करें तो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू यू एक्स माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला बनेगा, रहेगी नहीं बच्चों, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट माइनस जी बाई टू है कि नहीं, मतलब ये निगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, सही है। और यहाँ b की वैल्यू कितनी है, u है, और c जीरो है, मतलब ओरिजिन से पास होगी और ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगी नहीं, मतलब यहां से पास होगी, वर्टेक्स इधर कहीं आएगा, मतलब लाइक दिस, टाइम निगेटिव नहीं होगी, इधर नहीं जाएंगे, तो ये ग्राफ हो गया। अरे मजा ही नहीं आया, देख के इक्वेशन बता सकते हैं कि ग्राफ क्या होगा, ठीक है बच्चों ना। ये तो अभी हमने बता दिया आपको काइनेटिक एनर्जी एंड एमबी स्क्वायर का, ठीक है। ये देखो पी स्क्वायर बाई टू एम, तो ग्राफ किसके बीच पूछा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम, मतलब इधर आने वाला है P और इधर आने वाला है K, मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी y पे है और P x पे, तो y एक्स बाई टू एम, मतलब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बच्चा, आपका अपवर्ड पैराबोला। खत्म, बात समझ में आई क्या बेटा, बात समझ में आई क्या। अच्छा कभी कभी डराने के लिए ऐसे इक्वेशन दे देंगे, ठीक, कि ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स है, या ये छोड़ो पहले इसको समझो, ठीक है बेटा, कि ऐसा ग्राफ दे देंगे कि भैया y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ध्यान से देखोगे तो बेटा ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये भी तो पैराबोला ही बनेगा, बट पैराबोला बनेगा, ठीक। और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच बेटा, x वर्सेस y, बट इन दिस केस पैराबोला जो बनेगा, ठीक है, तो मुंह जो होगा पैराबोला का, ठीक है ना बेटा, माउथ ऑफ पैराबोला विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर तो क्या था, एक्स स्क्वायर था तो मुंह किधर खुला था, वाई की तरफ, यहां वाई स्क्वायर तो मुंह किधर खुलेगा, एक्स की तरफ, और एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ रूट एक्स, बहुत बार काम आने वाला है, क्लियर है बच्चों। ये भी पैराबोला ही है, लेकिन इस पैराबोला में मुंह किधर खुलेगा, एक्स की तरफ, ठीक। कोई अगर ये पूछ ले तो कि ये हो गया, दूसरा ऐसा पूछ ले, कभी कभी मजाक करने के लिए माइनस एक्स दे देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एक्स, तो इस बार भी इसका जो मुंह खुलने वाला है वो किधर खुलेगा, एक्स की तरफ, और किधर खुलेगा, एक्स की तरफ, चूंकि ये निगेटिव है तो इसका मुंह इधर ऐसे खुलेगा, तो ये आएगा, सही है क्या बेटा, सॉरी डाउनवर्ड, अरे डाउनवर्ड आएगा ना, डाउनवर्ड, और मुंह किधर खुलेगा, एक्स की तरफ, ऐसा है कि नहीं है बेटा। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, थोड़ा तो गड़बड़ हो गया, रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, एक ही साइड क्यों, ये वाला पूरा ऐसा, सही है, और ये वाला किधर बेटा, एक्स की तरफ मुंह खुलेगा, पूरा ऐसा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू रखते जाओ, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर निगेटिव तो होगा ही नहीं, तो पहले तो ये टेक्निकली ही गलत है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव रख लो, तो मतलब ग्राफ ऐसा है, क्लियर है बच्चों, तो ये समझ आ गया। तो हम लोग यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इक्वेशन, समझना, हम पैराबोला खींच रहे हैं, पहला पैराबोला ऐसा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, दूसरा पैराबोला डाउनवर्ड, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा पैराबोला ऐसा, ऐसा बनेगा जब इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक, और चौथा पैराबोला ऐसा बनेगा जब, सॉरी अलग कलर, ठीक, ऐसा जब y इक्वल टू क्या हो बेटा, सॉरी x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू क्या हो, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। x में पॉजिटिव तो अपवर्ड, निगेटिव ऐसे, जिसका मुंह जिधर खुलेगा जिधर पावर कम होगा, ठीक। अगर a पॉजिटिव है तो प्लस की तरफ मुंह खुलेगा, a निगेटिव है तो माइनस की तरफ मुंह खुलेगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बेटा पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट किसका हुआ, पैराबोला का, ठीक। नाउ अब हम छोटे छोटे टॉपिक की बात करेंगे, इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कोई भी सर्कल अगर है तो उसका इक्वेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, ठीक, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का।
जिसका सेंटर कहाँ है बेटा, ओरिजिन पे 0,0, ठीक, और जिसका रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर। तो जब भी ऐसा कोई इक्वेशन आएगा मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है, सही बेटा। और इसका जो ग्राफ बनेगा सर्कल बनेगा और उसका सेंटर कहाँ होगा, 0,0 पे, सही है। और ये कट कहाँ करेगा, r,0, 0,r, ये देखो -r,0 और ये 0,-r। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर कोई सर्कल बना ऐसा, ठीक है, कि x² + y² = 16 है, यहां से हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा कि इसका बेटा सेंटर कहाँ है, सेंटर 0,0 पे है और रेडियस कितना है, 4 है, क्योंकि ये r² होता है। कंपेयर करेंगे, सही बेटा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। एक और सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है ना, ये बहुत सारे होते हैं बट हमें तो बस x माइनस ऐसा कुछ आ गया, x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये भी जो इक्वेशन है बेटा किसका है, सर्कल का। बस इस केस में इसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, x1, y1 पे, x1, y1 पे, और रेडियस जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, सही है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ध्यान रखेंगे अगर ऐसा रिलेशन आया तो ये सर्कल बनेगा। क्लियर है बेटा। अच्छा, एक सवाल कराते हैं, क्या है फिजिक्स में यूज, ये देखो, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय x = a sin omega t, y = a cos omega t, ठीक, वेयर a and omega आर कांस्टेंट, व्हाट इज द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो जब भी ट्रेजेक्टरी पूछे मतलब आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। जैसे ही आप x एंड y में रिलेशन निकालोगे आपको ट्रेजेक्टरी पता चल जाएगा। तो अपने सवाल में x = क्या दिया बेटा, a sin omega t, और y = क्या दिया है, a cos omega t। आप दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो इधर बचेगा x² + y², इधर a² sin² ओमेगा टी प्लस cos² ओमेगा टी, दोनों में से a² कॉमन, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है बच्चों, 1। कितना होता है, 1। इक्वेशन क्या बना, x² + y² = a²। मतलब ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। तो ट्रेजेक्टरी अपना क्या होगा, सर्कल जिसका सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पे। सेकंड आंसर, शानदार सवाल है, इसको यूज करते हैं हम लोग मोशन इन 2D में। क्लियर है बच्चों। तो ये समझ में आना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। नाउ इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसा कोई फॉर्म में आए x² / a² प्लस y² / b², ठीक है, इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलिप्स का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है बेटा, इलिप्स का इक्वेशन। इसमें दो केस बनेगा। अगर केस 1 कि अगर a की वैल्यू क्या है बेटा, b से ज्यादा है, a की वैल्यू क्या है बेटा, b से ज्यादा है, मतलब आप समझिए कि एक्चुअल में x16 का कोफिशिएंट ज्यादा है, तो उस समय बनेगा इलिप्स ऐसा। कैसा बनेगा बेटा, ऐसा, समझ आया, ऐसा। और ये a होगा, यहां से यहां की दूरी क्या होती है बेटा, a होती है, और यहां से यहां की दूरी क्या होगी, b। तुम समझ रहे हो क्या, ये y एक्सिस के नीचे b और x एक्सिस के नीचे a। और चूंकि a इसमें बड़ा है b से, तो a को हम इस केस में बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों, मेजर एक्सिस। और b को हम बोलेंगे यहाँ पर माइनर एक्सिस। बाद में हमें पता चलेगा इसके पास दो फोकस भी होते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है। और एरिया जो इलिप्स होता है वो किसके बराबर होता है, पाई ए बी। किसके बराबर होता है, पाई ए बी। ठीक, केस 2 भी बोल रहे थे सर, केस 2 क्या होता है ये भी बता दो। केस 2 का अगर हम बात करें बच्चों, तो केस 2 में अगर आपका b ज्यादा हो जाए a से, ठीक, तो इस केस में जो इलिप्स बनेगा ये ऐसा बनेगा। ठीक, ये ऐसा बनेगा, समझ रहे हो ना, अंडाकार ऐसे इलिप्स। ठीक है, अरे अपने पास तो इलिप्स होगा भी, ठीक है, कहाँ है ये, समझ आया, ऐसा बनेगा। क्लियर बेटा। इस केस में कौन ज्यादा है, आपका ये वाला ज्यादा है b, तो b आपका इस समय क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनर एक्सिस। सही बेटा, माइनर एक्सिस, सही है। एक सवाल ऐसा बन सकता है, ध्यान से सुनना, कि इलिप्स का इक्वेशन है x²/2 प्लस y²/4 इक्वल टू 1, या तो एक काम करते हैं 9, x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। सही है। तो इसका मेजर एक्सिस a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये इलिप्स ऐसा बनेगा। अगर एरिया पूछ देगा तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, पाई ए बी। तो पाई ए बी करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6 पाई।
तो ये इलिप्स हुआ, छोटा छोटा एक दो बार यूज है, ठीक है। क्या यूज है वो भी बता ही देता हूं, ठीक है। ये देखो एसएचएम में यूज होता है। एसएचएम में वेलोसिटी जो होती है बेटा वो क्या होती है, सॉरी, एसएचएम में जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, ये सही है। तो वेलोसिटी एसएचएम में क्या होता है बेटा, v इक्वल टू ए, सॉरी v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो ग्राफ पूछा हुआ क्या पूछा है बेटा, आपका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट v वर्सेस x का। क्लियर है बच्चों, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सही है बेटा। तो इधर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इलिप्स। ठीक है बेटा, तो इन इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये यूज है, ये यूज है। बेसिक मैथ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपके पूरे सिलेबस में नीट के कितना बार मैथ यूज होगा, तो हम अभी ही बता रहे हैं, ठीक है। उस टाइम फिर से बताएंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। नाउ ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो पहले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ समझिए, बहुत काम का चीज है, ठीक है ना। कि अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है और x का पावर n है तो इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इस केस में क्लियर है कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से ज्यादा है, और n की वैल्यू भी 1 से ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे y घटेगा। सही है, ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू भी x की 1 से ज्यादा होना चाहिए, पावर भी 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, घटेगी, या समझो ना कि n के छोड़ो ना, n कुछ भी हो, n बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका ग्राफ में एक बात समझ लो कि n यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में कभी भी जब आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू घटेगी, तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा, ऐसे। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ग्राफ ऐसा आएगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा। अब इसमें एक स्पेशल केस ये है बेटा, स्पेशल केस ये है कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो जाएगा, और इसको हम ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है, या इसी को अगर x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाए, कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, और इसका भी ग्राफ वैसा ही आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। सही है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि भी ग्राफ एक ही जैसा बनेगा। ठीक, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का सिंपल तरीका है, जितना ज्यादा पावर, जितना ज्यादा पावर उतना नीचे। सही है बेटा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से छोटा में गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, ज्यादा। तो इस बात को हम समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेंगे। ठीक, इधर देखो बेटा, x और y के बीच, तो ये जो ग्राफ आएगा, प्लीज ये जो ग्राफ आएगा बेटा ऐसा आएगा, एक ऐसा आया, ठीक, एक ऐसा आया, एक ऐसा आया। सही है, थोड़ा अजीब हो गया बट ठीक है, ऐसा आया। ठीक है, आप समझिए कि ये वाली वैल्यू पे सब बराबर है। सही है ना, ये वाली वैल्यू पे सब बराबर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू 1 है, मैं किसका बात कर रहा हूं। ठीक, तो इसका जो इक्वेशन होगा, अगर 1/x है, y इक्वल टू 1/x, तो इसका इक्वेशन होगा y/1/x स्क्वायर, और इसका होगा y इक्वल टू 1/x क्यूब। तो जितना पावर बढ़ाएंगे वो नीचे आएगा, लेकिन 1 के आगे, 1 के पीछे उल्टा हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि 1 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा रखेंगे तो उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा, पता है ना, लेस देन 1 का स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, तो इधर वाली ग्राफ उल्टा हो जाएगी। समझ आ गया बच्चों? तो अगर ये वाला नीचे था तो x इक्वल टू आपका लेस देन 1 पे वो वाला ऊपर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सही है, आपको ये समझ आना चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज है, उसके अलावा आपका कहाँ यूज है, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो जितना ज्यादा पावर उतना नीचे, ठीक है, बट लेस देन एक्स के लिए, लेस देन एक्स के लिए उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बढ़िया। एक बहुत ही फेमस चीज है, ठीक है ना, ग्राफ। देखो बेटा, हमें थर्मोडायनेमिक्स में दो प्रोसेस पढ़ना है, एक पढ़ना है आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, ठीक। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/b, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है बेटा, P वर्सेस B का ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है। और थर्मोडायनेमिक्स में एक और चीज पढ़ते हैं, ठीक, कौन सा बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी का पावर गामा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का पावर गामा, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। सही है। अब एक बार ये पीवी ग्राफ है, सही है, और फाइनली वो क्या करते हैं उस चैप्टर में कि पीवी ग्राफ दे देते हैं, ठीक, और ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। सही बेटा, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बोलते हैं कि कौन एडियाबेटिक है कौन आइसोथर्मल है। हमें पता है कि गामा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा। तो ये पी भी का पावर 1 और ये भी से पावर ज्यादा है, मतलब नीचे वाला हमेशा क्या होने वाला है बेटा, जिसका पावर ज्यादा है वो नीचे एडियाबेटिक, और ऊपर वाला क्या होने वाला है बेटा, आइसोथर्मल। तो ये यूज आएगा, समझ आया क्या बेटा, यूज आएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। क्लियर है बच्चों? ये भी क्लियर है, ठीक। कुछ सवाल कर लेते हैं। क्या है बेटा सवाल? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो ये बहुत प्यारा सवाल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। बट ये ग्राफ किसके बीच पूछा है, E वर्सेस R²। सही बेटा, E वर्सेस R², मजेदार चीज, मतलब E विल बी रिप्लेस बाई Y और R² विल बी रिप्लेस बाई X, मतलब Y प्रोपोर्शनल टू R² नहीं है, Y प्रोपोर्शनल टू 1/x है कि नहीं है, मतलब इसका ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। बेटा समझ रहे हो क्या, हमें ये वाला क्वांटिटी को हमेशा x मान के ग्राफ ड्रॉ करना है। सही है, ठीक। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। देखो यही वाला जो अभी हम बता रहे थे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब ग्राफ क्या होगा बेटा, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है। लास्ट टॉपिक ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए, आपको तीन चीजें समझ आनी चाहिए, y इक्वल टू ई का पावर x, दूसरा y इक्वल टू ई का पावर -x, और तीसरा y इक्वल टू यहां k 1 - e का पावर x। ये तीन ग्राफ, यही तीन अपने फिजिक्स में यूज होते हैं जनरली, ठीक। तो पहला, जब बताओ बेटा x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, मतलब y इंटरसेप्ट तो 1 आएगा, और जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे x निगेटिव होगा y की वैल्यू घटेगी। तो इसका ग्राफ ऐसा आता है। समझ आया बेटा, y वर्सेस x का। सही है। इसका एकदम ही उल्टा, जैसे जैसे हम x, अच्छा ये भी कहां कट करेगा, ये भी कट करेगा आपका कहां बेटा, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, बट ये कैसा हो जाएगा, उल्टा ऐसा, ठीक। तो ये ग्राफ होता है e का पावर x का। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और नाउ अगर ऐसा आया तो क्या होगा, देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ाएंगे, ठीक, तो e का पावर -x सबको समझ में आ रहा है घटेगा, क्योंकि ये तो 1/e का पावर x लिखा है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब x बढ़ाने से इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और ये बताओ x इक्वल टू 0 पे 0 ही आएगा, और इसका ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये तीनों सिचुएशन आपको समझ आना चाहिए, ठीक। तो इस पर एक सवाल कर लेते हैं कि बेटा अगर तुमसे पूछे, यहां पर एक इक्वेशन दिया है, रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ते हैं कि n इक्वल टू n नॉट e का पावर -λt, इसका ग्राफ कैसा होगा।
तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ई का पावर माइनस लेमडा टी, मतलब टी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो एन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू एन नॉट आएगी, मतलब ये ग्राफ एन नॉट से शुरू होकर नीचे घटते ही जाएगा टाइम के साथ। तुम्हें नहीं समझ आया, टाइम के साथ घटते ही जाएगा, खत्म बात। ठीक, यहां पर एक और है, देखो बेटा ये अपना कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग जब होता है तो V इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई क्या है बेटा, RC, सही है। तो इस केस में t इक्वल टू 0 पे V की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, V नॉट, और ये भी घटते जाएगा, तो इसका भी जो ग्राफ आएगा बच्चों कैसा आएगा, बोलो बोलो, VT का जो ग्राफ आएगा V नॉट से शुरू होगा और इससे घटते जाएगा। क्लियर है। नाउ एक ये भी सवाल देख लेते हैं, ठीक, ये भी सवाल देख लेते हैं। ये देखो वही वाला, ये बेटा जब हम LR सर्किट पढ़ेंगे तब ये यूज होगा, ठीक है। 11th वाले बच्चे अगर लेक्चर देख रहे होंगे उनको तो लग रहा है क्या ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बेटा हम पूरा मैथ अभी कवर कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, वही है, ई का पावर माइनस टी बाई है, तो ऐसे ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है। और t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक, लेकिन t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट, सही है क्या बेटा। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने बेटा ग्राफ को क्या किया बेटा, खत्म किया, अच्छे से चीजों को समझा। जो बच्चे 11th के लेक्चर देख रहे होंगे उनको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये हमने पूरा 11th 12th के फिजिक्स के हिसाब से ग्राफ को पढ़ा है, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट चीज ये बताता हूं, ठीक है ना, कि अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, y प्रोपोर्शनल टू x का पावर n, ठीक है, और इस केस में हमेशा माउथ ओपन होगा जिसका पावर कम होगा। इसका मतलब क्या है, 3-4 एग्जाम्पल बहुत शानदार तरीके से देते हैं। पहला, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, बताओ पावर किसका ज्यादा है, x का, तो मुंह किधर खुलेगा, पैराबोला का इधर। अगर वो पैराबोला नहीं होता और ये होता है y प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 1/2, चलो ये भी तो पैराबोला ही बन गया, तो इसका मुंह किधर खुलेगा, पावर किसका कम है, x का, बहुत बढ़िया सर, इसका मुंह इधर खुलेगा, पैराबोला ही है। अब ये मान लो कि पैराबोला नहीं है, y प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2, तो ये पैराबोला नहीं है, टेक्निकली ये क्या है, स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ठीक। तो बेटा इस केस में भी कर्व बनेगा, लेकिन मुंह किधर खुलेगा, जिसका पावर कम है, किसका पावर कम है, y का, इधर खुलेगा, सही है। और पावर अगर किसी ज्यादा कम नहीं हुआ तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स आ गया, दोनों का पावर 1 है, तो इस केस में ये कर्व बनेगा नहीं, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। तो एक ये भी अंदाजा लगाने का तरीका होता है कि जिसका मुंह ज्यादा, जिसका पावर कम, पैराबोला का मुंह उधर ही खुलेगा, और पैराबोला नहीं भी है तो कर्व का मुंह उधर ही खुलेगा। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आपको पूरा बेसिक मैथ खत्म हुआ, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे जिसके लिए आपको वेट कर रहे हैं, कैलकुलस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। अच्छे से पूरे लेक्चर को क्या करो बेटा, रिवाइज, ठीक है। थैंक यू।